क्या कर्ज के जाल में फंसा है पाकिस्तान? पाकिस्तान के फेल होने का क्या कारण है? सब कुछ जानने मिलेगा आपको। आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान देश अक्सर किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में रहता है, और खासकर भारत के खिलाफ मुद्दे उठाकर। लेकिन हाल के दिनों में देश अपने बढ़ते कर्ज और घटती आर्थिक वृद्धि की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान एक बहुत ही गरीब और मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था। आजादी के बाद पाकिस्तान ने उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने कृषि उद्योग के पुनर्गठन के लिए कई कदम उठाए। 1950 के दशक में सरकार ने औद्योगिकरण पर ध्यान देना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने सोवियत काल के पंचवर्षीय नियोजन मॉडल को अपनाया। 60 के दशक में पाकिस्तान की औसत वार्षिक जीडीपी विकास दर 6.8% थी, जो उस समय के लिए अच्छी विकास दर थी। लेकिन यह वृद्धि अधिक समय तक नहीं टिकी। पाकिस्तान एक तबाह अर्थव्यवस्था, उच्च मुद्रास्फीति की दर यानी महंगाई और अस्थिर कृषि और औद्योगिक क्षेत्र से पीड़ित हो गया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक रणनीति को राष्ट्रीयकरण की ओर स्थानांतरित कर दिया, जिसने फिर से अर्थव्यवस्था में निजी निवेश को प्रभावित किया। फिर भी 80 के दशक में धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण राष्ट्रीयकरण नीति को उलट दिया गया और पाकिस्तान ने मामूली आर्थिक विकास देखा। साथ ही इस समय अवधि में पाकिस्तान की आय में भारी वृद्धि हुई थी। हालांकि यह वृद्धि भी नहीं ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि 1990 में निर्यात में कमी आई और सरकारी घाटा बढ़ा और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में गिरावट आई। इसके साथ ही जीडीपी अनुपात में ऋण बढ़ रहा था और पाकिस्तान को बढ़ते कर्ज की गर्मी महसूस होने लगी थी। तो सवाल ये है कि क्या कर्ज के जाल में फंसा है पाकिस्तान? तो जवाब है हाँ। कारण ये है कि पाकिस्तान का बाहरी कर्ज बढ़ता जा रहा है और उन्हें पुराने कर्ज चुकाने के लिए और डॉलर उधार लेने पड़ते हैं। यानी कि कर्ज को चुकाने के लिए भी कर्ज लेते हैं, जिसे आप कर्ज का जाल कह सकते हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान का पिछले कुछ वर्षों में बाहरी ऋण बढ़ा है और ये 2015 से बढ़कर लगभग दोगुना हो गया है। यदि आप पिछले 2 वर्षों के वित्तीय आंकड़ों को देखें तो पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण 2022 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का 79% हो गया और पाकिस्तान का कुल बाहरी ऋण और देनदारियां वित्तीय वर्ष 2022 में बढ़कर $274 बिलियन हो गई है, जो 2017 से 2018 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 72% था। सही मायने में कहें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से आईएमएफ के राहत पैकेज पर चल रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि मौजूदा सरकार ने 2019 से 2020 के दौरान बाहरी सार्वजनिक ऋण सर्विसिंग में $11.895 बिलियन का भुगतान किया। यह एक बड़ी राशि है जिसका उपयोग अन्य गतिविधियों जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य गतिविधियों के लिए किया जा सकता था। पाकिस्तान की सनक के कारण वो अपने देश की जीडीपी का बड़ा हिस्सा सेना और सीमा पर तैनात सैन्य संसाधनों पर लगाता है, और यहाँ पर फल फूल रहे आतंकवाद किसी से छुपा नहीं है। खैर, पाकिस्तान अपना निर्यात भी नहीं बढ़ा पा रहा है, जो सालाना 23 से 24 अरब डॉलर पर अटका हुआ है। इससे देश के विदेशी भंडार में कमी आती है, क्योंकि वे निर्यात से अधिक आयात करते हैं। और साथ ही पाकिस्तान अपने विदेशी भंडार के लिए प्रेषण धन यानी रेमिटेंस पर निर्भरता भी बढ़ाता जा रहा है। अगर आपको प्रेषण धन के बारे में न पता हो तो आपको बता दें। प्रेषण धन यानी रेमिटेंस वो पैसा होता है जो विदेश में काम करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के लिए घर वापस भेजे गए पैसे हैं। आपको बता दें, इस साल भारतीयों ने सबसे ज्यादा रेमिटेंस अपने परिवार को भारत में भेजे हैं, जो कि रिकॉर्ड तोड़ 100 अरब डॉलर तक पहुंच गए, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा स्रोत था और भारत, मैक्सिको, चीन और फिलीपींस सहित कई देशों से बहुत आगे है। भारत के बाद दूसरे स्थान पर मैक्सिको 60.3 बिलियन डॉलर, तीसरे नंबर पर चीन 51 बिलियन डॉलर, फिलीपींस चौथे स्थान पर 38 अरब डॉलर और मिस्र छठे नंबर पर 32.3 अरब डॉलर रेमिटेंस के साथ है। इस सूची में पाकिस्तान इस वर्ष 29 बिलियन डॉलर रेमिटेंस के साथ छठे स्थान पर है। इसके बाद बांग्लादेश 21 बिलियन डॉलर के साथ 7वें स्थान पर है। खैर, चलिए तो पाकिस्तान पर वापस आते हैं। तो वर्षों से पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय संस्थानों जैसे आईएमएफ, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक और सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और चीन जैसे देशों से ऋण प्राप्त किया है। पाकिस्तान के लिए शायद सबसे चिंताजनक बात पाकिस्तान में चीन का आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी परियोजना के माध्यम से चीनी ऋण पर उसकी बढ़ती निर्भरता है। पाकिस्तान
सीपेक यानी चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य यूरोप और अफ्रीका को चीनी मुख्य भूमि से जोड़ना है। और सीपेक को इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के मलक्का जलदिमरू मध्य से यात्रा करने पर चीन की निर्भरता को कम करता है। सीपेक पर वापस आते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह एक बहु अरब डॉलर की परियोजना है, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे जैसे बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे और बिजली उत्पादन परियोजनाओं को विकसित करना है। 2020 में ये परियोजनाएं 62 बिलियन डॉलर से अधिक की थी। इतने बड़े निवेश के बाद भी पाकिस्तान में पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं हो पाया है। और बड़ा काम चीनी मजदूर करते हैं, पाकिस्तानी नहीं। हाल के वर्षों में अमेरिका सहित कई देशों और कई अन्य थिंक टैंकों ने चीन की BRI परियोजनाओं को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इन परियोजनाओं को स्वीकार करने वाले कई देश कर्ज के जाल में धकेले जा रहे हैं। श्रीलंका की तरह तजिकिस्तान, अफ्रीका के देश और पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। और सबको पता है कि चीन कैसे अपनी इन परियोजनाओं से कैसे देशों को कर्ज जाल में फंसाता है, जिसके बारे मैंने अपनी चीन डेब्ट ट्रैप वाली वीडियो में बात की है। चलिए वीडियो में वापस आते हैं। पाकिस्तान ने पहले ही चीन को अगले 40 वर्षों के लिए ग्वादर बंदरगाह चलाने के लिए दे दिए हैं, और कर अवकाश के साथ साथ विशेष अधिकार भी दे दिए हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना भी बुरा नहीं है। पाकिस्तान के पास अभी भी विकास का एक अच्छा मौका है। आप देखिए, पाकिस्तान की आबादी बहुत अधिक है और पाकिस्तान के नागरिकों की औसत उम्र महज 22 साल है। यानी युवाओं की संख्या ज्यादा है, और यह पाकिस्तान को जनसांख्यिकीय लाभांश में लाभ देता है। ये बढ़ती जनसंख्या पाकिस्तान को अपनी उत्पादकता और उपभोक्ता क्षेत्र में सुधार करने में मदद करेगी। पाकिस्तान में पहले से ही एक बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग है, और यह मध्यम वर्ग 2025 में 100 मिलियन से अधिक बढ़ सकती है। इसलिए एक देश के लिए बढ़ते मध्यम वर्ग से खुद को भुनाना आसान होगा। अपने प्रेषण यानी रेमिटेंस से बढ़ते नकदी प्रवाह में इस देश का एक और फायदा है। भले ही यह लंबी अवधि में देश के लिए ब्रेन ड्रेन की तरह काम करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये फायदेमंद है। लेकिन पाकिस्तान में काम की नैतिकता में कमी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, खराब शासन और कानून के शासन के अभाव ने आर्थिक स्थिति को और खराब करने में योगदान दिया है। और पाकिस्तान में ईंधन, गैस और बिजली सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि 98% लोगों को प्रभावित कर रही है। जहां तक सामाजिक उथल पुथल की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया में लैंगिक समानता के मामले में दुनिया में नीचे से दूसरे नंबर पर है। जी हां, नीचे से, यानी कि 149 देशों में से 148वें स्थान पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 180 देशों में 124वां स्थान मिला है। और जलवायु परिवर्तन के खतरे वाले देशों में पाकिस्तान जलवायु आपदाओं के मामले में 5वां सबसे संवेदनशील देश है। आज पाकिस्तान के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले कई विकासशील देश अर्थव्यवस्था, शासन, राजनीति और कानून के शासन के मामले में बेहतर स्थिति में है। यहां तक कि मलेशिया और सिंगापुर जैसे देश भी, जो पाकिस्तान से पिछड़े और गरीब देश थे, अब बेहतर स्थिति में है। बांग्लादेश अब अपने आर्थिक प्रदर्शन के कारण पाकिस्तान की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसे जरूर देखें। इसलिए अंत में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अभी भी अवसरों की गाड़ी नहीं छोड़ी है। गहरे संरचनात्मक सुधारों के साथ पाकिस्तान इस कर्ज के जाल से बाहर आ सकता है और आर्थिक समृद्धि की ओर आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान के लिए ऐसा लगता है कि सुरंग के अंत में कोई रोशनी नहीं है। और जाते जाते आपको बता दें कि 2025 तक 90% चांस है कि पाकिस्तान डिफॉल्टर देश बन जाए। खैर, आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और भाई लोग 98.5% लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन्हीं में से एक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और न्यू चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।